कार्निवल के मैदान में बिजली जगमगा रही थी। हंसी और विनोद की आवाज गूंज रही थी। उस छोटे फुहारे के पास मैं खड़ा था, जहां एक लड़का चुपचाप शरबत पीने वालों को देख रहा था। उसके गले में फटे कुर्ते के ऊपर से एक मोटी सी सूत की रस्सी पड़ी थी और जेब में कुछ ताश के पत्ते थे। उसके मुंह पर गंभीर विषाद के साथ धैर्य की रेखा थी। मैं उसकी ओर न जाने क्यों आकर्षित हुआ। मैंने पूछा, क्यों जी, तुमने इस मेले में क्या देखा? मैंने सब देखा है। यहाँ चूड़ी फेंकते हैं, खिलौनों पर निशाना लगाते हैं, तीर से नंबर छेदते हैं। मुझे तो खिलौनों पर निशाना लगाना अच्छा मालूम हुआ। जादूगर तो बिल्कुल निकम्मा है। उससे अच्छा तो ताश का खेल मैं ही दिखा सकता हूँ, उसने बड़े गर्व से कहा। उसकी वाणी में कहीं रुकावट न थी। मैंने पूछा, और उस पर्दे में क्या है? वहां तुम गए थे? नहीं, वहां मैं नहीं जा सका। उसने कहा, टिकट लगता। मैंने कहा, तो चलो, मैं वहां पर तुमको ले चलूं। उसने कहा, वहां जाकर क्या कीजिएगा? चलिए निशाना लगाया जाए। मैंने उससे सहमत होकर कहा, तो फिर चलो, पहले शरबत पी लिया जाए। उसने सिर हिलाकर हामी भर दी। राह में मैंने उससे पूछा, तुम्हारे और कौन कौन हैं? उसने कहा, माँ और बाबूजी। मैंने पूछा, उन्होंने तुमको यहां आने के लिए मना नहीं किया? उसने जवाब दिया, बाबूजी जेल में हैं। क्यों? अचानक मैं पूछ पड़ा। देश के लिए, वह गर्व से बोला। और तुम्हारी मां? मेरा अगला सवाल था। उसने जवाब दिया, वह बीमार है। और तुम तमाशा देख रहे हो? मैं चुप न रह सका। उसके मुंह पर तिरस्कार की हंसी फूट पड़ी। उसने कहा, तमाशा देखने नहीं, दिखाने निकला हूं। कुछ पैसे ले जाऊंगा तो मां को भोजन दूंगा। शरबत न पिलाकर आपने मेरा खेल देखकर मुझे कुछ दे दिया होता तो मुझे अधिक प्रसन्नता होती। मैं आश्चर्य से उस 13-14 वर्ष के लड़के को देखने लगा। जब कुछ लोग खेल तमाशा देखते ही हैं, तो क्यों न दिखाकर मां की दवा करूं और अपना पेट भरूं, वह आगे कहते जा रहा था। मैंने एक लंबी सांस ली। चारों ओर बिजली के लट्टू नाच रहे थे। मन व्यग्र हो उठा। मैंने उससे कहा, अच्छा चलो, निशाना लगाया जाए। हम दोनों उस जगह पर पहुंचे जहां खिलौनों को गेंद से गिराया जाता था। मैंने 12 टिकट खरीदकर उस लड़के को दिए। वह निकला पक्का निशानेबाज। उसकी कोई गेंद खाली नहीं गई। देखने वाले दंग रह गए। उसने 12 खिलौनों को बटोर लिया। लड़के ने कहा, बाबूजी, आपको तमाशा दिखाऊंगा, बाहर आइए। मैं चलता हूं। वह 9-2-11 हो गया। मैंने मन ही मन कहा, इतनी जल्दी आंख बदल गई। मैं घूमकर पान की दुकान पर आ गया। पान खाकर बड़ी देर तक इधर उधर टहलता रहा। झूले के पास लोगों का ऊपर नीचे आना जाना देखने लगा। अकस्मात किसी ने ऊपर के हिंडोले से पुकारा, बाबूजी। मैंने पूछा, कौन? मैं हूं, छोटा जादूगर। कलकत्ता के सुंदर बॉटनिकल उद्यान में लाल कमलिनी से भरी हुई एक छोटी सी झील के किनारे अपनी मंडली के साथ बैठा हुआ मैं जलपान कर रहा था। बातें हो रही थी। इतने में वही छोटा जादूगर दिखाई पड़ा। हाथ में चारखाने की खादी का झोला, साफ जांघिया और आधी बाहों का कुर्ता, सिर पर एक रुमाल सूत की रस्सी से बंधा हुआ था। वह मस्तानी चाल से झूमता हुआ आया और कहने लगा, बाबूजी नमस्ते, कहिए तो आज भी खेल दिखाऊं? नहीं जी, अभी हम लोग जलपान कर रहे हैं, मैंने कहा। फिर इसके बाद क्या गाना बजाना होगा बाबूजी? उसने उत्सुकता से पूछा। नहीं जी, तुमको। क्रोध से कुछ और कहने जा रहा था। श्रीमती जी ने कहा, दिखलाओ जी, तुम तो अच्छे आए, भला कुछ मन तो बहले। मैं चुप हो गया। श्रीमती जी की वाणी में मां की सी मिठास थी।
जिसके सामने किसी भी लड़के को रोका नहीं जा सकता। उसने खेल आरंभ किया। उस दिन मेले में जीते सब खिलौने उसके खेल में अपना अभिनय करने लगे। भालू मनाने लगा, बिल्ली रूठने लगी, बंदर घुड़घुड़ाने लगा, गुड़िया का ब्याह हुआ, गुड्डा वर काना निकला। लड़के की बाचालता से ही अभिनय हो रहा था। सब हंसते हंसते लोटपोट हो गए। मैं सोच रहा था कि आवश्यकता ने बालक को कितनी जल्दी चतुर बना दिया है। यही तो संसार है। ताश के सब पत्ते लाल हो गए, फिर सब काले हो गए। गले की सूत की डोरी टुकड़े टुकड़े होकर फिर जुड़ गई। लट्टू अपने आप नाच रहे थे। मैंने कहा, अब हो चुका, अपना खेल बटोर लो, हम लोग भी अब जाएंगे। श्रीमती जी ने धीरे से उसे 1 रुपया दे दिया। वह उछल उठा। मैंने कहा, लड़के। छोटा जादूगर कहिए, यही मेरा नाम है, इसी से मेरी जीविका है, उसने धीरे से कहा। मैं कुछ बोलना ही चाहता था कि श्रीमती जी ने कहा, अच्छा, तुम इस रुपए से क्या करोगे? पहले भर पेट पकौड़ी खाऊंगा, फिर एक सूती कंबल लूंगा, उसने जवाब दिया। मेरा क्रोध अब लौट आया। मैं अपने पर बहुत क्रुद्ध होकर सोचने लगा, ओह, कितना स्वार्थी हूं मैं। उसके 1 रुपया पाने पर मैं ईर्ष्या करने लगा था। वह नमस्कार करके चला गया। हम लोग धीरे धीरे मोटर से हावड़ा की ओर चल पड़े। भाग 3। रह रह कर छोटे जादूगर की याद आती थी। अचानक एक झोपड़ी के पास वह कंधे पर कंबल डाले दिखाई दिया। मैंने मोटर रोककर उससे पूछा, तुम यहाँ कहाँ? मेरी माँ यही है ना, अब उसे अस्पताल वालों ने निकाल दिया है। मैं उतर गया। उस झोपड़ी में देखा तो एक स्त्री चीथड़ों से लदी हुई कांप रही थी। छोटे जादूगर ने कंबल ऊपर से डालकर उसके शरीर से चिमटते हुए कहा, माँ। मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े। भाग 4। बड़े दिन की छुट्टी बीत चली थी। मुझे अपने ऑफिस में समय से पहुंचना था। कलकत्ता से मन ऊब गया था, फिर भी चलते चलते एक बार उस उद्यान को देखने की इच्छा हुई। साथ ही साथ जादूगर भी दिखाई पड़ जाता तो और भी। मैं उस दिन अकेले ही चल पड़ा। जल्दी लौट कर आना था। 10 बज चुके थे। मैंने देखा कि उस निर्मल धूप में सड़क के किनारे एक कपड़े पर छोटे जादूगर का रंगमंच सजा था। मोटर रोककर उतर पड़ा। वहां बिल्ली रूठ रही थी, भालू मनाने चला था, ब्याह की तैयारी थी। यह सब होते हुए भी जादूगर की वाणी में वह प्रसन्नता की तरी नहीं थी। जब वह औरों को हंसाने की चेष्टा कर रहा था, तब जैसे स्वयं कांप जाता था, मानो उसके रोए रो रहे थे। मैं आश्चर्य से देख रहा था। खेल हो जाने पर पैसा बटोरकर उसने भीड़ में मुझे देखा। वह जैसे क्षण भर के लिए स्फूर्तिमान हो गया। मैंने उसकी पीठ थपथपाते हुए कहा, आज तुम्हारा खेल जमा क्यों नहीं? माँ ने कहा कि आज तुरंत चले आना, मेरी घड़ी समीप है। अविचल भाव से उसने कहा। तब भी तुम खेल दिखाने चले आए? मैंने कुछ क्रोध से कहा। उसके मुंह पर वही परिचित तिरस्कार की रेखा फूट पड़ी। उसने कहा, क्यों ना आता? और कुछ अधिक कहने में जैसे वह अपमान का अनुभव कर रहा था। क्षण भर में मुझे अपनी भूल मालूम हो गई। उसके झोले को गाड़ी में फेंक कर उसे भी बिठाते हुए मैंने कहा, जल्दी चलो। मोटर वाला मेरे बताए हुए पथ पर चल पड़ा। कुछ ही मिनटों में मैं झोपड़े के पास पहुंचा। जादूगर दौड़कर झोपड़े में माँ माँ पुकारते हुए घुसा। मैं भी पीछे था, किंतु स्त्री के मुंह से बे निकल कर रह गया। उसके दुर्बल हाथ उठकर गिर गए। जादूगर उससे लिपटा रो रहा था। मैं स्तब्ध था। उस उज्जवल धूप में सारा संसार जैसे जादू सा मेरे चारों ओर नृत्य करने लगा।